नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह के इस विशेष सत्र में। एक खास परिचर्चा भारत के संविधान के साथ, और हम लोग धीरे धीरे जो भारतीय व्यवस्था है, खास करके भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोग नियमित रूप से इस परिचर्चा में भाग लेते हैं। हमारे बीच में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं एक बार आपको थोड़ा सा परिचय कराता हूं, और उसके बाद हम लोग अपने सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। लोधी नरेश, रविंद्र सिंह राजपूत, अनीश कुमार, चंद्र प्रताप सिंह, शशिकांत राजपूत, गुडवर्क, हरिमोहन राजपूत जी, अनीश लोधी, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री, RBS लोधी, राम देवी, शिवशंकर राजपूत, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, अनूप कुमार वर्मा, दिनेश राजपूत, आयुष्मान लोधी, भारत सिंह, महेंद्र सिंह राजपूत, गुड मॉर्निंग, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, शशिकांत, हाउ आर यू, रामकिशन राजपूत। तो धीरे धीरे सभी लोग इस पर चर्चा में जुड़ेंगे, और उसके जुड़ने के बाद हम लोग ये सत्र आरंभ करेंगे। अमर सिंह लोधी राजपूत, योगेश कुमार लोधी, लाला भैया सिंह, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। नरेश बाबू लोधी, गिरीश भारत, अनिल किंग निषाद, डॉक्टर नारायण पटेल, हरिओम लोधी राजपूत, नरेंद्र राजपूत, रेखा राजपूत, भूपेंद्र सिंह लोधी, शिवम राजपूत, भगवान सिंह लोधी ठाकुर, हरिराम राजपूत, अधिवक्ता शिव स्वरूप राजपूत, परी अंजिल, नरेंद्र वर्मा जी, दयाराम लोधी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। हरिओम लोधी राजपूत, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री, आई एम फाइन, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। नरेश राजपूत, जयराम राजपूत, राजीव राजपूत हमारे मैनेजर हैं बैंक में, शिवम पटेल, PS लोधी, कुंवर सिंह, संजय लिल्हारे, शिवम राजपूत फर्रुखाबाद से, RK राजपूत, लोधी गुरदीन सिंह राजपूत, हरी मिलन राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत, पुष्पेंद्र कुमार, राणा कासगंज, रामचंद्र वर्मा, सूर्य प्रताप सिंह, लोकमन सिंह, मनीराम कारपेंटर, विमल लोधी, लोधी मयंक राजपूत, चलिए कुमार सिंह, कृष्णा सिंह लोधी, यश प्रताप सिंह, वीरेश कुमार लोधी, लोधी शैलेंद्र सिंह राजपूत। लगभग अब सभी अधिकांश लोग जुड़ चुके हैं, तो पुनः सभी लोगों का स्वागत है। लाल सिंह लोधी, संजय, मोहित लोधी, विनय कुमार राजपूत, हरमिलन राजपूत, सोनी, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत, डॉक्टर आशीष राजपूत, प्रमोद कुमार गुज्जर, जितेंद्र सिंह राजपूत, ब्रजेश राजपूत, हेमलता लोधी, रमेश सिंह लोधी, पुरुषोत्तम आर्या, गुड मॉर्निंग, अनिल कुमार, नमस्कार, यश प्रताप सिंह, सुमेर लोधी राजपूत, देव राजपूत, वेरी गुड, रोहित राजपूत, आशुपाल सिंह, ब्रजेश राजपूत, खुशी सिंह लोधी, सत्येंद्र राजपूत, इंजीनियर शैलेंद्र लोधी राजपूत। तो आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, स्वागत है पुनः आप सभी लोगों का इस परिचर्चा में। और आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा करेंगे। ब्रजेश सिंह लोधी, उत्तम राहुल राजपूत, अखिलेश राजपूत, दीपक राजपूत, ये सभी लोग हमारे बीच में जुड़े हैं। तो पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए हम लोग अब चर्चा को आरंभ करेंगे, और चर्चा के शुरुआत में हम लोग एक छोटा सा विचार आपके बीच में रखेंगे, और उस विचार के बाद हम लोग फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। SR राजपूत, जितेंद्र सिंह राजपूत, शिव मोहन सिंह लोधी पन्ना से, अमन कुमार राजपूत,
लोधी राजेश कुमार लोध हमारे बीच में, संतोष राजपूत जय स्वामी ब्रह्मानंद जी की, सतीश लोधी गुड मॉर्निंग, मानवेंद्र सिंह राजपूत, बाकी जो लोग हैं वो धीरे धीरे चर्चा में जुड़ते जाएंगे। और मनीष कुमार राजपूत, राजन लोधी, एडवोकेट राजपूत, गजेंद्र सिंह लोधी, सुरेंद्र सिंह लोधी। तो चलिए आज शुरुआत की जाए सेशन की। और लगभग आज हम लोगों ने एक विचार जो हम रखेंगे आपके बीच में, ये भारत के एक महान क्रांतिकारी का विचार हम आपके बीच में रखेंगे। और अब जो लोग हैं वो जुड़ते चले जाएं। जय किशन राजपूत, लोधी विपिन राजपूत, पूनम राजपूत, अरुण कुमार राजपूत, महेंद्र सिंह, सुदामा सिंह, अमन कुमार राजपूत, अनार सिंह जी, पूनम राजपूत गुड मॉर्निंग, राजन लोधी, मुकेश लोधी, जय स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी जी अमर रहें, हरिश्याम लोधी। तो वेलकम वंस अगेन, सभी लोगों का स्वागत। और आज जो हमने विचार लिया है वो भारत के एक महान क्रांतिकारी का विचार हमने लिया है। सूर्य प्रकाश आर्या और लतेश सिंह राजपूत का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और आज हमने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का विचार लिया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के क्रांतिकारी हैं हमारे अशफाक उल्लाह खान, नाम आपने सुना होगा। काकोरी केस, भारत की आज़ादी के दौरान जो ट्रेन लूटी थी, तो अशफाक उल्लाह खान हमारे आज के विचार में रहेंगे। उनके कुछ दो विचारों को हम पढ़ के आगे बात करें, आगे हम लोग अपनी परिचर्चा करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, ये भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने उस समय, जबकि पूरा ब्रिटिश शक्ति का चरम था भारत में, उस समय इन लोगों ने हिम्मत की थी अपनी बात कहने की, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। और बाद में ये लोग देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो ऐसे जो महान क्रांतिकारी हैं वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे भी लोग थे। जैसे आप देखेंगे सरदार भगत सिंह ने बहुत सारे लेख लिखे थे, उनके पास एक व्यवस्थित दर्शन था। या आप देखें कि अशफाक उल्लाह खां की जो शायरी है, देश प्रेम की जो कविताएं हैं, वो अपने आप में अनूठी हैं। तो हम लोगों को अपने ऐसे जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को आज़ाद कराया है, भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ऐसे सभी क्रांतिकारियों को, ऐसे सभी राष्ट्र प्रेमियों को हमें सदैव सत नमन करना चाहिए और उनकी जो शहादत है उसका सम्मान करना चाहिए। और उसके अलावा जो उनके जो विचार हैं, उनके जो सोच है, उनके जो कार्य हैं, वो भी हम लोगों को लाने चाहिए। और ख़ास करके जो हमारे मन में कहीं दुराग्रह आ जाता है लोगों के प्रति, वो दुराग्रह नहीं आना चाहिए। हम लोगों को, देश को योगदान देने वाले लोगों के व्यापक जो उनका विज़न था, उस विज़न के संदर्भ में हमें ये सारी चीज़ें जाननी और समझनी चाहिए, और बार बार जाननी और समझनी चाहिए। हमें निरंतर ये प्रयास करता रहना चाहिए कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती रहें, ताकि वो लोगों को प्रेरित करती रहें, लोगों को जानकारी देती रहें। और साथ ही साथ ये जो एक सामाजिक हमारा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सकारात्मक रूप से वो अपना सहयोग प्रदान करता है। तो अशफाक उल्लाह खां, काकोरी केस, जहाँ पर इन लोगों ने ब्रिटिश अंग्रेज़ों की जो ट्रेन में खजाना जा रहा था उसको लूटा था, और उसके बाद क्रांति के रास्ते पर इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे कार्य किए थे। उन्हीं में से अशफाक उल्लाह खां, अगर आपको समय मिले तो आप अशफाक उल्लाह खान की शायरी पढ़िए। देशभक्ति की बहुत ज़बरदस्त उन्होंने शायरी लिखी हैं और शहीद हुए, भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो उन्हीं की दो लाइनें हम लोग पढ़ेंगे आज विचार के रूप में, क्योंकि हमारा काम है हम दुनिया भर के विद्वानों को जानें, विद्वानों के अलावा जो विचारक हैं उनको जानें,
जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, उनको जाने, जो देश में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनको जाने, और उनके कुछ ऐसे विचार जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं, हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो ऐसे सभी विचारकों के विचारों को हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और उनकी चर्चाएं करनी चाहिए। तो विचार है उनका कुछ इस तरीके से, बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा, बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गो कि 100 बार रोज ही उन्हें मरते देखा, गो कि 100 बार रोज उन्हें मरते देखा। अशफाक उल्लाह खान साहब का कहना है कि जो बुज़दिल हैं, बुज़दिलों को सदा मौत से डर लगता है, मौत से डरते देखा। और वो कहते हैं कि ऐसे लोग एक नहीं 100 बार रोजाना मरते हैं, रोजाना वो लोग 100 बार उनकी मौत होती है। मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, तख्ताए मौत पे भी खेल ही करते देखा। तो आपको पता होगा कि इन लोगों को अलग अलग जेलों में फांसियां दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को। तो उनका ये कहना है कि जब वो मौत के और फांसी के फंदे पर जाते हैं तो वहाँ भी वो क्या है कि वहाँ भी वो हंसते हैं, वहाँ भी वो हंसते खेलते हुए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये दर्शाता है इन लोगों की सोच को और राष्ट्र के प्रति। और ऐसे हजारों लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, वो गुमनामी का शिकार हो गए, उनके नाम जो है इतिहास में नहीं आए। जैसे उसी में से एक जो नाम है जिसको बाद में रिसर्च करके ढूंढा गया, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, जिन्होंने पहली बार भारत में झंडा फहराया था और उस पार्क को आज भी लखनऊ में झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश के लिए जो क्रांतिकारी, जिन्होंने योगदान दिए। तो आज इस विचार के साथ हम अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। और कल जो है सरकार ने एक निर्णय लिया था, आप लोगों ने अखबारों में, या अखबार तो शायद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने टीवी इत्यादि पे एक न्यूज़ देखा होगा कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो कोरोना का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उन पर कोई हमला करता है तो उसके लिए एक अध्यादेश लेके आया गया है, ऑर्डिनेंस। और उस ऑर्डिनेंस में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अध्यादेश के में जो प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करता है तो उसके लिए उसमें सजा के प्रावधान है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसकी भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उसकी चर्चा इसलिए करेंगे कि आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हम लोग जब भारत की संसद के बारे में विधि निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा कर रहे थे तो आप में से अधिकांश लोगों को याद होगा कि हमने यह भी चर्चा किया था संविधान के अनुच्छेद 123 में कि यदि अगर संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, ना लोकसभा का सत्र चल रहा है ना राज्यसभा का, और ऐसे में अगर कोई आवश्यकता पड़ गई है और कोई कानून बनाना है तो ऐसे कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 123। तो जो कल जारी किया गया वो वही अध्यादेश है। ना लोकसभा चल रही है ना राज्यसभा चल रही है, और देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर कई जगह हमले की घटनाएं सामने आईं। तो ऐसे में सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया है कल कि अगर कोई व्यक्ति जो कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं, अगर उन पर कोई व्यक्ति हमला करता है या उनके साथ कोई दिक्कत करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसमें 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की जेल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसा हमने कहा, हम लोगों को अब ये कल के आज टीवी पर न्यूज़ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में अध्यादेश। लेकिन हम लोग पहले इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके थे कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है। तो संविधान पढ़ने का सबसे अधिक लाभ ये होता है कि हमको ये आइडिया लग जाता है कि संविधान में कहाँ प्रावधान है और कब उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमने अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो आप सब लोग इस परिचर्चा के बाद भी उसको पढ़ सकते हैं कि वो अध्यादेश क्या है और कितनी सज़ा का उसमें प्रावधान है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। आज भी जो हम चर्चा करने वाले हैं, कल हमने देखा था कि जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाओं में विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति है। विधान परिषद और विधानसभा वाले अगर दोनों सदन हैं तो उन दोनों सदनों को भी
विधेयक पास करके कोई कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि मान लीजिए कि अब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा और राज्य विधान परिषद का भी सत्र नहीं चल रहा, राज्य में भी ऐसी आवश्यकता हो सकती है जैसी केंद्र में अभी आवश्यकता हुई है, उसी प्रकार से किसी राज्य में भी यह आवश्यकता हो सकती है कि अचानक से कोई कानून बनाया जाए। तो ऐसे में वहाँ के गवर्नर को, यानी प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को भी यह शक्ति मिली हुई है कि वो विषम परिस्थितियों में आवश्यकता आने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वो अध्यादेश की जो शक्ति है वो वही होगी जो कानून की शक्ति होती है। बिल्कुल जो बिल पास किया जाता है और उसके बाद जो एक्ट बनता है वो सिमिलर उसकी पावर होती है। तो आज के परिचर्चा में भी हमारा ये आएगा। आज की परिचर्चा में कल हमने विधानसभा के माध्यम से विधेयकों को पारित करना और उनको कानून बनाना देखा था। आज हम ये भी देखेंगे कि जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल किस तरीके से अध्यादेश जारी करते हैं। तो शुरू की जाए संविधान की अमृत कथा। ये हमारा पावन ग्रंथ, हमारे साथ भारत का संविधान। और कल जहाँ चर्चा हमने छोड़ी थी उसी चर्चा से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, उससे आगे की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और कल हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 207 आर्टिकल 207 तक की हमने चर्चा की थी। संविधान के अनुच्छेद 207 तक हमने चर्चा की थी। आज हम लोग 208 आर्टिकल 208 यानी संविधान का अनुच्छेद 208 से आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और संविधान का जो 208 अनुच्छेद है वो बेसिकली साधारण प्रक्रिया के बारे में है। प्रोसीजर जनरली कि जनरल प्रोसीजर क्या होते हैं किसी भी सदन में उसकी कार्रवाई को चलाने के लिए। आर्टिकल 208 ये कहता है कि संविधान के उपबंधों को अधीन रहते हुए सदन को अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। तो कोई भी जो सदन है, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो विधान परिषद है, वो दोनों सदन अपनी कार्रवाई के संचालन के नियम बना सकते हैं कि हमारी कार्रवाई इन नियमों के अधीन चलेगी। जब वो सेम है जो हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा के पास भी यह शक्ति है कि वो अपनी कार्रवाई के नियम बना सकती हैं और उन नियम के अधीन रहते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई संचालित की जाएगी। वही प्रक्रिया राज्यों के विषय में है। और संविधान के अनुच्छेद 208 के अनुसार जो सदन है विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनको अपनी कार्रवाई के संचालन के नियम बनाने की शक्ति है और उन नियमों के तहत ही वो कार्रवाई संचालित की जाएगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो जो राज्य के विधानमंडल है, अगर कोई वित्तीय प्रक्रिया है और वित्तीय प्रक्रिया के संबंध में अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो वो सारे का सारा जो कार्य विधि है वो रेगुलेटेड होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया जाए, वो विनियमित रेगुलेशन के साथ होगी, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते स्वेच्छा से। क्लियर। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और ये बहुत छोटे छोटे से प्रावधान हैं। जिन लोगों ने संविधान की अमृत कथा में शुरुआती जो प्रथम अध्याय से जिन लोगों ने सहभागिता की है उनको पता है कि ये सारी चर्चाएं हम लोग संसद के विषय में भी कर चुके हैं। हमारा कार्य यह होना चाहिए कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, व्यवस्था किस तरीके से है। अगर हमें अनुच्छेद और उसकी भाषा याद ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, उसकी संविधान की भाषा क्या है, यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको यह मालूम होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगर इतना भी पता है तो हमारा काम चल जाएगा। अब किस आर्टिकल में दिया है, संविधान में कौन सी भाषा है, ये जानना जरूरी नहीं है। अगर हमको नहीं भी याद रहता है तो चल जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो सकता है उससे ये पूछ लिया जाए। जैसे मैंने कहा कि कल भारत की कैबिनेट ने एक अध्यादेश जारी किया है, ऑर्डिनेंस जारी किया है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए। तो वो ऑर्डिनेंस संविधान में किस अनुच्छेद में जारी किया जाता है, अगर हम ये भी जान लेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। मतलब अगर हमको ये मालूम पड़ गया कि अगर संसद के दोनों सदन नहीं चलते हैं और ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123, तो हमारी जानकारी और अच्छी हो गई और ऑथेंटिक हो गई। हमको ये तो मालूम है
कि अगर सदन नहीं चलेंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये भी याद रहता है कि यह बात संविधान के अनुच्छेद 123 में है, तो आप कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा बेहतर तैयार हो गए, मतलब आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर है। आपका जो आंसर होगा, आप अगर इसको मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा वो कहेगा कि हाँ, इस व्यक्ति को जानकारी है, इसको नॉलेज है, इसको ज्ञान है, ये चीज़ों को समझता है। और आप अगर खाली ये लिख के आ जाएंगे परीक्षा में कि राष्ट्रपति को शक्ति है, तो वो उतने ही नंबर देगा। 10 नंबर का मान लीजिए सवाल आपसे पूछा है तो हो सकता है 3 नंबर देगा। लेकिन अगर आपने संविधान के अनुच्छेद और बाकी 2-4 बातें और लिखी तो वो 3 के बजाय आपको 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर भी दे सकता है। तो हम लोगों को हमेशा इसी दृष्टिकोण से चीज़ों को पढ़ना और समझना चाहिए। और खास करके जो लॉ संबंधी विषय हैं, जो कानून संबंधी विषय हैं, कानून संबंधी विषयों के बारे में निश्चित रूप से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा हमारी बातों को प्रामाणिकता प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उस बात की प्रामाणिकता अगर तभी मानी जाएगी जब उसके पीछे वो कोई उसके तथ्य रखे, कोई संविधान का या किसी कानून का, किसी अनुच्छेद का या किसी धारा का उल्लेख करे। तो जब कभी हम बात कहते हैं तो उस बात में प्रामाणिकता झलकनी चाहिए। टीवी पे आप लोग डिबेट जो देखते हैं, टीवी पर जो डिबेट होता है, उस डिबेट में आपने देखा होगा अधिकांश जो लोग होते हैं वो तथ्य और प्रमाण नहीं, वो विचारधाराओं को का एक जाल फैलाते हैं। वो मतलब लड़ाई झगड़े और ये वो हम ये कर देंगे, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हम सभी लोगों को बहुत संजीदगी बरतनी चाहिए, खास करके जब हम कभी डिबेट इत्यादि देखते या सुनते हैं। वो हमारे तभी काम का है जब उसमें पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में तथ्यों का प्रयोग किया गया हो, प्रमाण कोट किए गए हों और उसका आधार हो। इसलिए हमेशा मैं लोगों को सुझाव देता हूं कि टीवी डिबेट्स की परिचर्चा जो शाम के समय पे आती है, खास करके विद्यार्थी वर्ग उसको ना देखे। आप लोग उसके बजाय शालीनता के साथ, जैसे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, दूरदर्शन, ये देख सकते हैं, या आप पुस्तकें पढ़ करके भी अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी और सही जानकारी मिलेगी। और जो हम लोग शाम को जो युद्ध देखते हैं डिबेट्स में, वो ये जो युद्ध है वो बेसिकली विद्यार्थियों के काम नहीं आता है। और उससे आपकी जो मौलिक जो आपकी सोच है, जो एक विद्यार्थी की होनी चाहिए, वो सोच आपकी विकृत भी हो सकती है। और उसका सीधा सा उदाहरण है, आप देखिए, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, या जो बच्चा किसी पीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, या रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहा होगा, वो सोशल मीडिया पर कभी इस तरह की पोस्टें नहीं डालेगा। और जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई करके कैरियर नहीं बनाना है, आप देखना अधिकांश जो उनकी पोस्ट आएंगी सोशल मीडिया पर वो विवादित होंगी, सनसनी वाली पोस्ट्स होंगी, या जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट डालेंगे। क्यों? उसके पीछे वजह यही होती है कि वो नेग्लिजेंस में है, वो अज्ञानता में है, उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो इस चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसलिए संविधान इत्यादि नियम कानून ये सब पढ़ने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, पढ़ना क्या है, पढ़ना की एक, जैसे हम लोगों को भोजन करने की एक आदत होती है, कोई भी कार्य करने की आदत होती है, ऐसे ही अध्ययन करना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब ये अध्ययन करना हमारी जीवनचर्या में शामिल हो जाएगा तो आप देखिए 1-2 साल में आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव अपने आप आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जो कल अध्यादेश जारी किया गया है, उस अध्यादेश को ही आप पढ़ लीजिए। उस अध्यादेश को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये 4 बातें उसमें लिखी हैं, केवल 4 बातें। लेकिन 4 बातें पढ़ करके आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में यह विचार जरूर आएगा कि हमको ऐसे कानून जब बनते हैं, अध्यादेश आते हैं, तो पढ़ना चाहिए। और जब हम 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह के कोई कानून या अध्यादेश बनते हैं और उनको जब पढ़ना आरंभ कर देते हैं, तो फिर आगे चल करके यह हमारी रुचि का हिस्सा बन जाएगा, यानी हमारी हॉबी बन जाएगी। कि सरकार ने कोई भी योजना बनाई, सरकार ने कोई भी नीति बनाई, कोई भी कानून आया, कोई भी अध्यादेश आया, हम उसको पढ़ेंगे। और जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, हमारे पास सही सूचना होगी, हमारे पास सही जानकारी होगी, और चीज़ों को लेकर के हमारा नज़रिया बड़ा स्पष्ट और बहुत तार्किक हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को इस तरह की चीज़ें जब कभी अवसर मिले और जब कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो पढ़ लेनी चाहिए। तो जैसे अभी आपको अवसर मिला है, इस लाइव परिचर्चा के बाद आप इंटरनेट पर जाके गूगल पर सर्च कर लीजिए, या तो आप टीवी कहीं भी आपको मिल जाएगा, वो जो कल का ऑर्डिनेंस है वो आपको मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो आप मुझे बोल देना, मैं स्क्रीनशॉट लेके शेयर करके भेज दूंगा आपके पास। क्लियर? आगे हम आएंगे विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संविधान का अनुच्छेद 210।
आर्टिकल 210। तो आज हमने 208, 209 किए। अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 210, संविधान का अनुच्छेद 210। और 210 ये कहता है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। आपको याद होगा जब हमने संसद की चर्चा की थी तो वहां हमने कहा था कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। तो बिल्कुल सेम प्रावधान है। संसद में यह था कि संसद में कोई भी सदस्य हिंदी अंग्रेजी, यानी संसद के जो कार्य हैं वो हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, या कोई भी सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, अपनी मातृभाषा में वो बोल सकता है। क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। इसलिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो वो ट्रांसलेटर लगा होता है, हेडफोन की तरह वो सिर पे लगा होता है सभी सांसदों के। जैसे मान लीजिए कोई सांसद उत्तर प्रदेश का है और उसको तमिल समझ में नहीं आती है, तो वो तमिल का सांसद जब बोलता है तो वो अपना हेडफोन लगा लेता है और वो ट्रांसलेटर होता है। एक्चुअली वो ट्रांसलेट होती रहती है और वो हिंदी में कन्वर्ट होकर उसके सामने आती रहती है। तो ये हर सदस्य को भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, उस विविधता का सम्मान करते हुए यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बात रख सकता है। उसी प्रकार का प्रावधान किसमें है? विधानमंडल में। तो विधानमंडल में क्या दिया है कि धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी या अंग्रेजी में सदनों का कार्य किया जाएगा। जो विधानसभा और विधान परिषद है उनके कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहमति से या विधान परिषद के सभापति की अनुमति से जो सदस्य हैं उनकी मातृभाषा में भी वह अपनी बात वहां रख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो भाषाएं हैं उसमें ये ध्यान रखा गया है कि हिंदी अंग्रेजी हो और राजभाषा जो राज्य की राजभाषा है, हिंदी अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा जो होती है उसमें कार्य होंगे। और अगर कोई सदस्य मान लीजिए मातृभाषा में भी अपनी बात रखना चाहे तो वह भी रख सकता है। अंग्रेजी के लिए यह था कि वो केवल अगले 15 वर्ष तक उसका राज्यों में, केंद्र में रहेगी, लेकिन राज्यों में यह था कि 15 वर्ष तक के लिए रहेगी और उसके बाद राज्य चाहें तो उसको हटा सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को लें, तो यूपी और जो एमपी है इनकी जो राजभाषा है वो राज्यभाषाएं हिंदी हैं, तो उनकी सारी कार्रवाई हिंदी में ही होती है। आप देखना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी शासनादेश आता है, कुछ भी आता है विधानसभाओं की तरफ से, तो वो सभी के सब किसी में आते हैं, सब हिंदी में ही आते हैं। बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन ओरिजिनली वो हिंदी में ही आते हैं, क्योंकि वो संविधान में प्रावधान है कि आप अपनी राजभाषा में कार्य करें। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 211 आर्टिकल 211 ये कहता है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। तो आप लोगों को याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में या उच्च न्यायालयों के बारे में क्या क्या उनमें कार्य होता है, इसकी चर्चा संसद में नहीं होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यही सेम व्यवस्था विधानमंडलों के बारे में भी है संविधान के अनुच्छेद 211 में, कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में क्या चर्चा हुई, किन नियमों पर चर्चा हुई, उसके संबंध में कोई भी चर्चा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कार्य किए, क्या आदेश दिए, इसकी कोई भी चर्चा विधानमंडल के किसी भी सदन में नहीं होगी। यानी ना तो विधानसभा में होगी ना विधान परिषद में होगी। तो ये दर्शाता है कि न्यायपालिका और विधायिका की स्वतंत्रता को राज्यों के संबंध में भी सुनिश्चित किया गया है। जैसा केंद्र में है उसी प्रकार से राज्यों के संबंध में भी इसको सुनिश्चित किया गया है कि विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहें। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 211 के अनुसार न्यायालय में होने वाली कार्यवाही की चर्चा विधानसभा और विधान परिषद के सदनों में नहीं होगी। ये है 211। उसके बाद हम आगे आते हैं और संविधान का अनुच्छेद 212 है। तो 211 में जो बात विधानसभा और विधान परिषद के लिए कही गई है वही बात 212 में कही गई है न्यायालयों के लिए। जो राज्य के न्यायालय हैं, जो राज्य में न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों में विधानसभा और विधान परिषद में क्या कार्रवाई हुई, क्या बहस हुई, किस विधायक सांसद ने क्या कहा, वह विषय कभी न्यायालय में उस पर चर्चा नहीं होगी, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के 211 में कहा गया है विधानसभा और विधान परिषद से
कि जो न्यायालय जो कर रहे हैं तुम उस पर बात नहीं करना, और जो 212 में न्यायालयों को ये कहा गया है कि जो विधानसभा में कार्रवाई चल रही है तुम उस पर कोई उस पर तुम लोगों का अधिकारता नहीं है। तो एक तरीके से एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है संविधान के अनुच्छेद 211 और 212 में न्यायपालिका और विधायिका की स्वतंत्रता के बारे में। मुझे लगता है प्रावधान बहुत सिंपल है, बस हमको आसानी से समझते रहें। अब हम आते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी जो हमने चर्चा की कि जो विधान बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, वो संसद के पास होती है और राज्य विधानमंडल के पास होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर राष्ट्रपति भी विधान बना सकते हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर राज्यपाल को भी विधान बनाने की यानी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्या है वो हम देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213, मुझे लगता है आपको सबको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 123 है, यहाँ पे 213 है। वहाँ पे क्या है 123, यानी जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो कल जारी किया गया है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, वो क्या है 123 अध्यादेश किस में जारी होगा? आर्टिकल 123 123 आर्टिकल 123। क्लियर? सेम राज्यों में राज्यपाल के पास क्या है 213, मतलब नंबर वही है 1 2 3, लेकिन वहां पे क्या है आर्टिकल 213, वहां पे है 123, यहाँ पे 213। क्लियर? मुझे लगता है याद हो जाएगा, कभी कोई भी भूलेगा नहीं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो 1 2 3, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो 2 1 3। क्लियर? सिंपल है बिल्कुल, और सबको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद रखना बस यही 3 वो उसमें संख्या है 1 2 3 213। तो राज्यपाल क्या है विश्रांति काल में, यानी जब विधानसभा, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, ऐसी परिस्थिति जैसे अभी हुई थी स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमले हुए, तो ऐसे में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल रही थी, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ा। सेम यहाँ पर भी है कि अगर कभी कोई विधानसभा या विधान परिषद चर्चा में नहीं है, तो ऐसे में यदि कोई कानून बनाना पड़ जाए, मान लीजिए किसी राज्य में आबकारी को लेके कोई समस्या है, किसी राज्य के कानून व्यवस्था को लेके कोई समस्या आ गई है, किसी राज्य में हो सकता है कि सिंचाई और कृषि को लेके कोई समस्या आ गई है, और अचानक से कोई कानून बनाना पड़ जाए, और विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों ही सदन नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि कानून बनाना पड़ जाए तो कौन बनाएगा? तो उसको हम कहते हैं अध्यादेश जारी करना। और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास। लेकिन याद रखना एक बात आप हमेशा, राष्ट्रपति जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी राष्ट्रपति करते हैं, वह बेसिकली क्या है कैबिनेट करती है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट करती है। सेम राज्यपाल जो कुछ भी करते हैं आम तौर पे वो राज्य की विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद मिलके करते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार ज़्यादा हैं, अर्थात राज्यपाल क्या करते हैं कुछ मामलों में उन चीज़ों को केंद्र को रेफर कर सकते हैं, उनको केंद्र को भेज सकते हैं। इसलिए विधानसभाओं की जो शक्तियां हैं वो संसद में लोकसभा और राज्यसभा से थोड़ी सी कम है। क्लियर? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ओम प्रकाश सिंह नरवरिया साहब, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो 213 में लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको एक्ट की भाषा पढ़ दूं ताकि थोड़ा थोड़ा आपका जो इंटरेस्ट है वो संविधान के जो मूल भाषा है उसमें भी आए, और व्याख्या तो हम लोग कर ही रहे हैं साथ साथ। उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यानी उस समय को छोड़ करके जब ये सदन सत्र में है, अर्थात कैसा समय? जब सदन सत्र में नहीं है। यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है, यानी राज्यपाल को कभी यह लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे इन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। यानी यदि उसको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जहां कोई अध्यादेश जारी करना आवश्यक है और
विधान परिषद और विधानसभा दोनों के सत्र नहीं चल रहे हैं तो राज्यपाल ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां राष्ट्रपति का एंगल आता है, वहां पर वो अध्यादेश जारी नहीं करेगा। क्या? पहला है कि कैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयकों को विधानमंडल में पुनः स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षित हो। यानी कोई ऐसा कानून अगर अध्यादेश के माध्यम से राज्यपाल लेके आना चाहता है, अगर उसको कानून बनाना पड़ जाए नॉर्मल प्रक्रिया में, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के ही विधेयक अगर राज्यसभा विधेयक यदि विधानसभा और विधान परिषद में आता है तो ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी नहीं होगा। यानी विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन उसमें एक जगह प्रावधान यह भी है कि विधानसभा जो कानून बनाती हैं या विधान परिषद जो कानून बनाती हैं उसमें उनको कुछ विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी लेनी पड़ती है। तो ऐसे विषय जहां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, उन मामलों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। क्लियर? कोई ऐसा विषय भी हो सकता है जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाता है या किया जाएगा, उस पर भी राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करेगा। ठीक है? उसके बाद जो अध्यादेश जारी होता है उस अध्यादेश का वही प्रभाव होगा, उसका वही इफेक्ट होगा जो किसी कानून का, यानी विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी कानून का जो प्रभाव होता है वही उस अध्यादेश का भी प्रभाव होगा। तो बिल्कुल सेम है कि जैसे मान लीजिए कल जो अध्यादेश जारी किया गया है सुरक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, उसमें आप ये मानना कि वो कल से लागू हो गया। अभी आपने देखा हो तो इंदौर में कुछ घटनाएं हुई थी कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो गए थे, मुरादाबाद में कुछ ऐसा देखने में आया था, बिहार में कुछ 1-2 इंसिडेंट हुए थे। कुछ चीज़ें हमने देखी थी कि स्वास्थ्य कर्मी जो चेकअप करने जा रहे थे या स्क्रीनिंग करने जा रहे थे उस पर हमले हो गए थे। अब अगर कोई हमला कर दे तो उसके खिलाफ तुरंत FIR होगी और वो संज्ञेय अपराध है, मतलब उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा और नॉन बेलेबल है, मतलब आपको बेल नहीं मिल सकती थाने से, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की उसमें सजा भी कर दी। तो ये 123 साल पुराना एक कानून है भारत में, जो एपिडेमिक एक्ट है, महामारी कानून। बेसिकली भारत में जैसे हमने कहा ना IPC, CRPC, इनकम टैक्स एक्ट, ये जो सारे जितने कानून हैं भारत में बहुत पुराने हैं। जो एपिडेमिक एक्ट है वो भी भारत में 123 साल पुराना है, अंग्रेज लोग भारत में बना के गए थे। तो उस 123 साल पुराने कानून में ये व्यवस्था की गई है जो कल के अध्यादेश के माध्यम से, उसमें पहले ये प्रोविजन नहीं था स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर के। तो कानून क्या है? कानून एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें निरंतर समय और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें ये बदलाव समय के अनुसार होते रहते हैं। अभी जब आवश्यकता महसूस हुई कि भाई ये तो अच्छा नहीं हो रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर हमले हो रहे हैं, और ऐसे में जबकि ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड का जो संक्रमण का जो संकट है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आप लोग थोड़ा सा बुद्धिजीवी बनने का प्रयास करिए और इसको आप पढ़ लीजिए। छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट हैं, और कोशिश करिए कि ऐसे ऐसे अध्यादेशों को आप याद करते रहें, थोड़ा थोड़ा समझते रहें। उससे ना चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से जान पाते हैं। और ख़ास करके जब ऐसा समय आपको मिला हो जिस समय में आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने का, कोई ज़्यादा काम नहीं है, ऑफिस के आपको काम नहीं करने, बिजनेस का आपको काम नहीं करना, लगभग आपको घर ही में रहना है, तो घर में रह के आप कितना सोएंगे, कितना टीवी देखेंगे। तो ऐसे में हम लोगों को ये लाभ उठाना चाहिए कि समय निकाल करके हम अध्ययन भी करते रहें और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उनको हम पढ़ते भी रहें। अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपडेट होंगे और व्यवस्था को बेहतर तरीके से जानेंगे। और मैंने कहा ना कि एक जो नागरिक है, उस अच्छा नागरिक हम उसको बोलते हैं जो किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को समझता है और वो निरंतर प्रयास करता है कि इन चीज़ों के अंदर इनकी गहराइयाँ क्या हैं। एक अच्छे और जागरूक नागरिक की निशानी है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़े से बड़ा ज़मींदार गांव में जिसके पास 100-200 बीघा ज़मीन है और जिसके पुरखे ज़मींदार रहे हैं, अगर उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है, उसने पढ़ाई नहीं की है और वो केवल अपनी उसी में रहा है ज़मींदारी में, तो आप देखेंगे कि एक गरीब घर का छोटा सा बच्चा
लॉ करके एडवोकेट बन जाता है और वो उसकी पूरी जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है उसका कानून वो छोटा केस जो है वो छोटा सा बच्चा लड़ता है। मतलब वो छोटा सा व्यक्ति जो गरीब घर का बच्चा है जो लॉ करके एडवोकेट बन गया है वो लड़ेगा उसका केस। क्यों? क्योंकि एक ही फ़र्क है कि आपके पास अगर 100, 200, 400, 500 बीघा या बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, लेकिन अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो फिर वो कानून आपको और सिस्टम जो व्यवस्था आपको स्थान नहीं देगी। वो व्यवस्था आपको तभी आपको महत्व देगी जब आप उस व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको सिखाती है। अध्यादेश जैसे मैंने बता दिया है कि अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं और ऐसी परिस्थितियां जब कानून बनाना संभव नहीं है तो वैसे समय में अध्यादेश जारी किए जाते हैं। केंद्र में जब होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में होता है तो राज्यपाल के द्वारा। केंद्र के द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, केंद्र में जो कुछ भी होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करेंगी, कैबिनेट, और राज्य में होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कैबिनेट करेगी। हालांकि नाम राज्यपाल का और राष्ट्रपति का होता है लेकिन एक्चुअल काम भारत में, क्योंकि भारत में लोकतंत्रीय प्रणाली में ऐसा लोकतंत्र है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को अधिक शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है विधानसभा विधायक और सांसद ये सारे के लोग जनता के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनके पास शक्तियां अधिक हैं। अब हम आते हैं आगे, अगला टॉपिक, राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं सब लोग। आप में से अगर सब लोगों को याद होगा तो हमने संविधान का अनुच्छेद 124 पढ़ा था, आर्टिकल 124, जिसमें था कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124। जिन्होंने पुरानी चीज़ें जिनको पता है उनको ये सब मालूम होगा, उन लोगों ने ये सब पढ़ा है। क्लियर? आज जो हम लोग आने वाले हैं, आज हम बात करेंगे राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उसके बारे में, उच्च न्यायालयों के बारे में। और कहाँ से शुरुआत है? वहाँ पे था आर्टिकल 124। देखिए, लिंक बना के पढ़ना सीखिए। जब हम बड़ी चीज़ें याद करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में लिंक बनने चाहिए। कैसे लिंक बनने चाहिए? जैसे मैंने कहा कि केंद्र में जो अध्यादेश जारी होता है राष्ट्रपति के द्वारा वो होता है 1, 2, 3, लेकिन जब राज्यपाल जारी करता है राज्य में तो वो होता है 2, 1, 3। क्लियर? उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो संविधान में प्रावधान है वो है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। और जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 214। नंबर वही है 124, 214। तो मुझे लगता है याद हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट जब हम लोग IAS की तैयारी करते थे तो हम लोग ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। लिंक बनाना, कहीं से कोई कविता के रूप में बना लिया, याद करने के तरीके बनाते थे हम लोग। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के जोड़ते थे। तो आप लोग भी ये टेक्निक अपना सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें याद करनी है तो आप लोग इस तरह के लिंक जो है बना करके चीज़ों को, कोई कविता के रूप में, कोई रिजेम्बलेंस बना करके, इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे लोधी लाला भैया सी ने लिख दिया कि उच्चतम न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 214। नंबर वही है, 124 ही नंबर है, 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन वहाँ पे 124 डायरेक्ट है, यहाँ पर 2 पहले आ गया है और 1 बीच में आ गया, 4 वहीं पे है। तो इस तरीके से भी चीज़ों को हम लोगों को याद करना और समझना चाहिए। तो राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 124 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का। तो भारत में जितने राज्य हैं, जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 भारत में राज्य हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसका हाई कोर्ट ना हो, उसका उच्च न्यायालय जरूर होगा। जैसे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय होगा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय होगा, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय होगा, झारखंड का उच्च न्यायालय होगा, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय होगा। कोई भी राज्य भारत में ऐसा नहीं होगा जिसका हाई कोर्ट ना हो। और इवन कोई भी संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसका हाई कोर्ट ना हो। यानी संघ शासित प्रदेश का भी हाई कोर्ट होगा, 100% होगा। किसी न किसी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो पड़ता होगा। ये कंपलसरी है संविधान में। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या प्रावधान है हाई कोर्ट के बारे में।
हाईकोर्ट के बारे में आगे जो प्रावधान है उसमें है आर्टिकल 215, आर्टिकल 215। 124 में तो ये है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि चर्चा तो हम लोग आगे करते रहेंगे। आप लोग जिन जिन प्रदेशों से हैं अपने अपने प्रदेशों के उच्च न्यायालय का नाम आप लिखते जाइए, तो कई लोगों को जानकारी बढ़ जाएगी। जैसे हमारे देवेंद्र पटेल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर है। इसी तरीके से आप सभी लोग यदि चाहें तो कमेंट में अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों को लिखते चले जाइए, ताकि बाकी लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा कि किस प्रदेश में कहाँ पर उच्च न्यायालय है। जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय प्रदेश की राजधानी में हो, वो दूसरे किसी स्थान पर भी हो सकता है। क्लियर। आगे है संविधान का अनुच्छेद 215, आर्टिकल 200। महेंद्रपाल राजपूत जी पूरा लिखिए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो अब नाम है वो प्रयागराज है, तो कृपया आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए कि इलाहाबाद के स्थान पर अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय प्रयागराज। क्लियर। तो आप लोग जो है सही सही अपना लिखते जाइए, और ज़रूरी नहीं है आप अपने राज्य का लिखें। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो आप दूसरे जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या है, जैसा हमने कहा ना कि दुनिया का सबसे स्थापित सिद्धांत है कि ज्ञान को जितना बांटेंगे, जितना हम ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग बांटिए ज्ञान, और आपके माध्यम से अभी 200 से ऊपर लोग इस पर चर्चा में हैं, वो सब लोग भी इसको जान पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अन्य प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का भी इसमें उल्लेख कर सकते हैं कि उस प्रदेश का उच्च न्यायालय वहाँ पर है। चलिए आगे आता है आर्टिकल 215, संविधान का अनुच्छेद 215। आर्टिकल 215 या 215 ये कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। तो आपको याद होगा हमने सेम कहानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ी थी, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय, अर्थात उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं, और कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध अवमानना करने पर उसको दंड देने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो हमने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था। सेम शक्ति उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, यानी जो भी उच्च न्यायालय हैं वो सारे के सारे उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि उनके सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होंगी, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, और सब कुछ रिकॉर्ड होगा इसका मतलब उसको नज़ीर के रूप में आगे कहीं प्रयोग भी किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने कोई निर्णय दिया, अब उस निर्णय को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और कल को दुर्ग या राजनांदगांव के किसी जिला न्यायालय को कोई निर्णय देना है उन्हीं परिस्थितियों में, तो वह बिलासपुर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व में दिए गए निर्णय को नज़ीर या उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकता है। तो जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट क्या है? रिकॉर्ड न्यायालय हैं, यानी अभिलेख न्यायालय हैं, उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। क्लियर। और उसके बाद एक और जो शक्ति है न्यायालय को, न्यायालय के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है अवमानना का दंड देने की शक्ति। यानी अगर कोई न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है तो वो अपनी अवमानना के विरुद्ध न्यायालय दंड दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो सरकार को भी दंडित कर सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने कोई, उसकी डेट है हाई कोर्ट में, कोई केस लगा हुआ है, अब उसमें हाई कोर्ट ने उनको एक नोटिस दिया कि इस तारीख पे आपको आना है, वो नहीं आए। फिर दोबारा हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा कि आपको अगली डेट पे आना है, फिर नहीं आए। तो ये क्या है? ये न्यायालय की अवमानना है। न्यायालय की अवमानना है कि आप न्यायालय के जो नोटिस है या जो न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय आपको दंडित कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है। क्लियर। या कोई भी पक्ष है तो न्यायालय की क्या है? न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है, न्यायालय ने ये कहा कि आपको जो है 25,000 रुपये का जुर्माना भरना है इस केस में, और इस तारीख तक। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने का कोई केस है और उस केस में उससे कहा कि आपको इसमें 25,000 का जुर्माना भरना है, डेट दे दी कि इस डेट तक। अगर वो व्यक्ति उस डेट तक 25,000 रुपये नहीं भरता है तो इसको न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा। और जो अवमानना है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्प्ट। क्या कहते हैं?
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोई भी व्यक्ति यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, न्यायालय की अवमानना करता है, तो न्यायालय को ये शक्ति है कि वो दंडित कर सकता है उसको। ये बहुत बड़ी पावर है। तो यह है संविधान का अनुच्छेद 215, आर्टिकल 215। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 216, संविधान का अनुच्छेद 215। आर्टिकल 216 ये कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। 216 में है कि उच्च न्यायालय का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसका गठन कैसे होगा। तो हाई कोर्ट के गठन के बारे में लिखा हुआ है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति, प्रत्येक, जैसे वहाँ पे क्या होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, यहाँ पर क्या है मुख्य न्यायमूर्ति, और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। तो याद रखना यहाँ पर एक अंतर आ गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हैं चाहे बाकी न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेम उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर ये शक्ति राज्यपाल को नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। आमतौर पर हम देख रहे थे कि केंद्र की और राज्य की व्यवस्थाएं सेम सी चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह एक अंतर है कि राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति नहीं करता। राज्यपाल हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति नहीं करता। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह एक अच्छा प्रावधान है और ये याद करने वाली चीज़ है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के क्रम में अगर हमको संसद के बारे में जानकारियाँ होती हैं तो उनको हम एज इट इज लागू करते चले जाते हैं राज्यों के ऊपर कि राज्यों में व्यवस्था ऐसी होगी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अंतर होता है, कुछ कुछ जगह पर चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वो जैसे एक ये प्रावधान हमको मिल गया कि उच्च न्यायालय के, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। केंद्र में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्य में राज्यपाल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेगा। संविधान में ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। आगे पढ़ेंगे उसमें क्या प्रावधान है। आगे आते हैं संविधान का अनुच्छेद 217, आर्टिकल 217। देखिए संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल हैं टोटल। और हम लोगों की जो स्पीड है, हम लोगों की जो गति है बहुत अच्छी है। हमें लगता है हम लोग 217 तक आगे धीरे धीरे, और पता नहीं चला लॉकडाउन में हम लोग धीरे धीरे 50% से ज़्यादा संविधान हम लोग पढ़ चुके हैं और हमको चीज़ें समय भी का भी नहीं पता चला और बहुत आसानी से। ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेशन हमारा बहुत बोझिल रहा हो या लोगों को ऐसा लगा हो कि वो बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आसान तरीके से और छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी काम, अगर बड़ा काम आपको करना है तो सबसे पहले एक छोटा सा कदम रखिए, फिर एक और कदम रखिए। छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हम चाहते तो एक दिन 8 घंटे या 10 घंटे का सेशन लेते, और 10 घंटे के सेशन में, 15 घंटे के सेशन में भी हो सकता है हम 2-3 दिन में संविधान पूरा पढ़ लेते, लेकिन वो समझ में नहीं आता, वो लोगों के समझ में नहीं आता। अब देखिए, हम रोजाना 10 से 12 अनुच्छेद करते हैं और एक एक अनुच्छेद की पूरी व्याख्या करते हैं, व्यवहारिक तरीके से क्या है, संविधान में क्या है। तो उससे क्या होता है, चीज़ें बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से उन लोगों को भी समझ में आती हैं जो लोग गांव में खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो लोग केवल सोशल मीडिया का सिर्फ उपयोग करना जानते हैं, वह लोग भी इसको समझ रहे हैं कि भाई संविधान में ये व्यवस्था है। तो मैंने कहा ना कि जब कभी हमें बड़े काम करने हों, जब हमारे लक्ष्य महान हों, जब हमारे उद्देश्य बहुत बड़े हों, तो हम हमेशा शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें और हर चीज़ को बहुत आसानी और सहजता के साथ स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे ना कि अगर मान लीजिए हमें कोई बड़ी ऊंचाई पर कोई चढ़ना है और वहाँ पे पता चला कि 100 सीढ़ियाँ हैं, तो 100 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए हम एक बार में अगर 100 सीढ़ियाँ भाग के चढ़ेंगे तो हम 20 सीढ़ी चढ़ने के बाद थक जाएंगे और बैठना पड़ेगा। हो सकता है हमारा साहस जवाब दे जाए, हम ना चढ़ें। लेकिन यदि हमको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है और हम आराम से पहले 10 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर थोड़ी देर हल्का सा ब्रेक लिया, फिर 10 चढ़े,
फिर 10 चढ़े, फिर 10 चढ़े, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग यात्रा का आनंद लेते हुए 100 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और अपने जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से यह संभव हो पाता है। आगे हम बढ़ते हैं और संविधान का अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। तो जैसा मैंने कहा कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसके लिए क्या है? कॉलेजियम होता है। कॉलेजियम मैंने आपको बता दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों को मिलाकर के एक सिस्टम होता है जिसको कॉलेजियम बोलते हैं, और वो कॉलेजियम ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में सिफारिश करता है कि इनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तो आप समझ लेना लिखा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन सही मामले में कौन करेगा वो आप समझ गए होंगे। मैंने पहले व्याख्या की हुई है उसकी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो बेसिकली शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां सही मायने में भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास हैं। तो कॉलेजियम अगर कोई नाम सुझाता है कि फला व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाए, तो वो राष्ट्रपति के पास जो जाती है चीज़ें, वो बेसिकली किसके पास जाती हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। और आपको याद होगा जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो आर्टिकल 74 में ये क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देने के लिए, सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो राष्ट्रपति है भाई, राष्ट्र के सबसे ऊपर हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, तो वो तो खाली चीज़ों पर साइन करेंगे, बाकी काम करने वाले नीचे लोग हैं, वो काम करेंगे। तो एक्चुअली में हाई कोर्ट और इनके जो जस्टिस बनते हैं, इन सब के लिए कॉलेजियम के माध्यम से जब रिकमेंडेशन जाता है तो फिर उस पर निर्णय लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट के द्वारा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कि उनके पद की शर्तें क्या हैं। तो वो अपना पद ग्रहण करने के से लेकर के 62 वर्ष तक की उम्र तक, 62 ईयर्स की एज तक तो वो अपने पद पर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 58 साल का है और वो बन जाता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो वह 62 साल की अधिकतम उम्र तक उस पद पर रहेगा। तो उसको ऐसा नहीं कि 5 वर्ष मिल जाएंगे, वह 62 वर्ष की उम्र तक उस पद पे रहेगा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि कृष्ण गोपाल लोधी ने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पर आपके सामने रखा है कि जो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप, इन सब का एक ही न्यायालय है, वो है मुंबई उच्च न्यायालय। तो एक बड़ा फैक्ट है। तो हो सकता है आपको कभी ये सवाल रहे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में किस न्यायालय की अधिकारिता है, तो संभवतः उसका आंसर मुंबई हाईकोर्ट हो सकता है। चेक कर लीजिए, शायद उसकी अधिकारिता सबसे ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद और क्या है उसके पद की शर्तें? कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को लिख करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, अपने पद से हट सकता है। उसके अलावा जैसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, महाअभियोग की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही हाई कोर्ट के जजेस को भी उसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। सेम सत्र में पारित होना चाहिए, जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 और कुल का बहुमत वो उसके लिए चाहिए, तभी जो है उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद हम आगे आएंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, अच्छा कृष्ण गोपाल ने कहा है कि गुवाहाटी का क्षेत्र और बड़ा है। हाँ, मुझे लगता है पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो है गुवाहाटी है, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत है, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबका शायद गुवाहाटी है, तो उसका कार्यक्षेत्र और बड़ा होगा। क्लियर। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेजा जाता है तो उसका पद वहां से समाप्त हो जाएगा। आगे आते हैं, कोई व्यक्ति कब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। और हम जो ये सारी चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल संविधान के जो अनुच्छेद हैं, संविधान के अनुच्छेदों के दायरे में ही हम लोग कर रहे हैं। हमारी चर्चा में एक एक अनुच्छेद कवर हो रहा है, आर्टिकल का एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब नियुक्त होगा, उसके लिए क्या योग्यताएं, क्या अर्हताएं चाहिए? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा,
भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। अब देखिए कैसे रहा हो न्यायिक पद पर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में किसी जिले के न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, किसी जिले का न्यायाधीश रहा हो जिले में 10 वर्ष तक, तो वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। मतलब आप किसी भी प्रदेश में 10 साल तक रहे हो, किसी भी क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में, आप बम्बई के रहने वाले हो, आप यूपी में बन सकते हो, आप उत्तर प्रदेश के किसी में रहे हो, आप गुवाहाटी के बन सकते हो। तो कुल मिलाकर के भारत के राज्य क्षेत्र में अगर 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति न्यायिक पद पर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया जा सकता है। और कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, किसी उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, तो वह व्यक्ति भी क्या बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट का जज। तो लेकिन 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा हो। और हाई कोर्ट का जो अधिवक्ता होता है उसका बाकायदा वहाँ रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें होती हैं, उसी को बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि आप करते हैं अपने ब्लॉक में जो है या अपने ज़िले में न्याय उसका काम वकालत का, और आप हाई कोर्ट में एक किसी केस में अपीयर हो गए और आप कहने लगे कि मैं 10 साल से वकालत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 10 साल तक आप विधिवत रूप से रिकॉर्ड के रूप में आपने अगर वहाँ अधिवक्ता का कार्य किया है तो भी आपकी योग्यता बनती है कि आप किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। तो ये सिंपल क्राइटेरिया है। उसके बाद आगे हम आएंगे संविधान का अनुच्छेद 218 आर्टिकल 219। आज हम लोगों ने कितने अनुच्छेद की चर्चा की है अब तक? लगभग हमने 208 से आरंभ किया था और 218 पर हम लोग आए हैं। अभी हमारे पास समय है और कुछ आर्टिकल भी हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेसिक जो प्रावधान है वहाँ तक हम लोग चर्चा कर लें। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे आर्टिकल अभी बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स हम लोग और करेंगे जो सिंपल से हैं। आगे अगला जो आर्टिकल है संविधान का, जो अगला अनुच्छेद है, अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 218। वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। यानी कुछ उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो उच्च न्यायालय में भी लागू होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल 124 में एक खंड 4 है, खंड 5 है, उसके कुछ उपबंध हैं। उसकी डिटेल में हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें यही है आर्टिकल 218 में कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके कुछ उपबंध ऐसे हैं जो हाई कोर्ट के संबंध में भी लागू होते हैं। आगे हम आते हैं आर्टिकल 219 संविधान का अनुच्छेद 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो देखिए एक कमाल की बात, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगे, लेकिन वो शपथ राज्यपाल के सामने लेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, अपना त्यागपत्र भेजते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उनकी जो शपथ है, उनकी शपथ जो है दिलवाते हैं राज्यपाल। तो ये बहुत जो है एक विशिष्ट प्रावधान है कि वो शपथ ग्रहण जो है किसके सामने करेंगे? राज्यपाल के सामने। यह है संविधान का अनुच्छेद 219 आर्टिकल 219। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वो है संविधान का अनुच्छेद 220 आर्टिकल 220। वो यह कहता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। यानी कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश का पद धारण कर लेता है तो वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सिवा किसी भी अन्य न्यायालय में जाकर के न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। तो जैसे आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो फिर आप नीचे वाले न्यायालय में जाकर के जज का काम नहीं कर सके। ये सिंपल सा और सही बात है। कोई क्यों करेगा भाई? मान लीजिए कि अब मैं जो है बन गया कमिश्नर, तो कमिश्नर बनने के बाद नीचे जाकर के मैं इंस्पेक्टर का काम थोड़ा ही नहीं करूँगा। तो यही सेम इनके संबंध में भी है कि अगर उच्च न्यायालय के आप न्यायाधीश बन गए तो या तो उच्च न्यायालय में काम करोगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, लेकिन निचले न्यायालय में जाकर के आप काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो निर्बंधन है उस पर संविधान में। आर्टिकल 220 था ये। उसके बाद आता है आर्टिकल 221 संविधान का अनुच्छेद
221। 221 ये कहता है न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो वेतन आदि क्या है? संसद विधि द्वारा जो बनाती है उस प्रक्रिया के तहत उनके वेतनों का निर्धारण होता है और वही वेतन और भत्ते उनको संदाय किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। क्लियर? आगे हम आते हैं आर्टिकल 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण यानी ट्रांसफर। तो आर्टिकल 222 ये कहता है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके बारे में संविधान में प्रावधान है। तो ये तो सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर प्रयागराज हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का जज है और मान लीजिए अगर उनको लगता है तो राष्ट्रपति उसका स्थानांतरण कहाँ कर सकते हैं, वो कहाँ पे जा सकता है, उसको बम्बई भेजा जा सकता है, कहीं भी किसी भी उच्च न्यायालय में उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 223, संविधान का अनुच्छेद 223, आर्टिकल 223। वो ये कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उसी न्यायालय में से किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को उसकी अनुपस्थिति में कार्यों को करने के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में या मान लीजिए मुंबई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति किसी कारण से नहीं है, लीव पर चले गए या हो सकता है बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसमें से किसी को राष्ट्रपति वहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 224, संविधान का अनुच्छेद 224। इनकी ज़्यादा व्याख्या हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल फैक्चुअल चीज़ें हैं। 224 ये कहता है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर आवश्यकता पड़ती है तो एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है किसी उच्च न्यायालय में। यह भी एक तरीके से एक फैक्ट है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 224 में एक और प्रोविजन है, ये 224 था, 101 224 का या 224A है। उसमें यह है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, ज़्यादा केस हो जाए तो उनको भी दोबारा न्यायिक कार्य करने के लिए हाई कोर्ट इत्यादि में बुलाया जा सकता है। वो केस सुन सकते हैं, लेकिन उनको और वेतन भत्ते भी मिलेंगे, परंतु वो परमानेंट अपने आप को वहाँ पर बिहेव नहीं कर सकते। ये है 224A। उसके बाद अगले अनुच्छेद पर हम लोग बढ़ते हैं, आर्टिकल 225, संविधान का अनुच्छेद 225। आर्टिकल 225 क्या कहता है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। तो जो उच्च न्यायालय हैं उनकी अधिकारिता क्या होती है? उच्च न्यायालयों की अधिकारिता वही होती है जो आमतौर पर किसी राज्य की विधानमंडल की अधिकारिता होती है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज है, प्रयागराज हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है उसका जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन पूरा उत्तर प्रदेश है। अब मान लीजिए अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जो झारखंड या बिहार या उत्तराखंड के भी उसको सुनने हैं, तो उसके जुरिडिक्शन को, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, यानी वो वहाँ तक भी उसका कार्यक्षेत्र हो सकता है। क्या प्रावधान है? हाँ, तो आमतौर पर वही जो जुरिडिक्शन है जो विधि द्वारा उसके लिए तय किया जाता है वो उनका हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन रहता है, उसकी अधिकारिता रहती है। तो मतलब एक तरीके से टेरिटरी आप समझ सकते हैं, जुरिडिक्शनल एरिया बोलते हैं उसको, कि उस एरिया में उनकी अधिकारिता है और उस एरिया में होने वाले किसी भी कार्य और किसी भी अपराध के संबंध में अगर कोई विषय आता है तो उसकी सुनवाई वहाँ होगी। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो 226 है, आर्टिकल 226। आज मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल किए हैं, कुछ आर्टिकल छोटे छोटे भी थे। हमने कहाँ से आरंभ किया है? आर्टिकल 208 से, आई थिंक 208 से हमने आरंभ किया है और 226 तक हम आ गए। तो कितने आर्टिकल हमने कर लिए? लगभग 19वां आर्टिकल है ये। तो आज हम लोग 226 पर ख़त्म करेंगे।
आर्टिकल 226 हमारा लास्ट होगा आज, और उसके बाद हम 227 से कल आरंभ करेंगे। तो आर्टिकल 226 ये कहता है कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, हमने देखा था कि संविधान के एक अनुच्छेद होता है 32, आर्टिकल 32, और संविधान के अनुच्छेद 32 में ये लिखा हुआ था कि अगर संवैधानिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो संवैधानिक अधिकारों के उपचार के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 में व्यवस्था की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये शक्ति होगी कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट निकाल सकते हैं। और 5 प्रकार की रिट हमने पढ़ी थी, आपको याद आ जाएगा। वो रिट जो सुप्रीम कोर्ट निकालता है, सुप्रीम कोर्ट निकालता है वो रिट आई थिंक 139। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को वो शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में थी। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाँ 139 में। तो जो हमने कहा ना कि संविधान के अनुच्छेद 32 में जो ये है कि जो रिट निकाल सकते हैं, वो रिट निकालने की शक्ति हाई कोर्ट को भी दी है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण आपका उच्च न्यायालय भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। और संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को भी रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। और इस मामले में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हाई कोर्ट की शक्ति ज़्यादा है, हाई कोर्ट की शक्ति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट निकालता है वो केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में निकालता है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट निकालता है वह केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में निकालता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो रिट निकालने के संबंध में हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। हाई कोर्ट की जो पावर है, उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। तो आर्टिकल 226 में कैसी रिट निकाल सकता है? जो हमने पहले पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, जिसमें किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट थी परमादेश, जिसको कहते हैं मैंडमस, जिसमें कहा था कि हम आदेश देते हैं। उसके बाद तीसरी रिट थी उत्प्रेषण, सेरेटोरी, जिसमें किसी निचले मामले से, निचली अदालत से मामले को ऊपर मंगाया जाता है या ऊपर का कोर्ट सुनता है। चौथी थी प्रतिषेध, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। उस रिट में क्या होता है कि निचले के न्यायालय को काम करने से मना कर दिया जाता है कि इस केस की सुनवाई आप नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो 5वीं जो रिट थी वो थी अधिकार प्रक्षा या को वारंटो। कोई भी सरकारी अधिकारी किसी पद पर वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से नियुक्त है या नहीं है, यदि नहीं है तो उसका पद छोड़ने के लिए को वारंटो रिट जो है उच्च न्यायालय के द्वारा भी संविधान के अनुच्छेद 226 में निकाली जा सकती है। तो 5 रिट हैं, आप इन 5 रिट को रट लीजिए, 5 रिट रट लो, ये बहुत काम आती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, उत्प्रेषण यानी सेरेटोरी, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और 5वीं अधिकार प्रक्षा यानी को वारंटो। तो ये बड़े काम की चीज़ें होती हैं और ये कंपटीशन वगैरह में बहुत आती हैं, और अक्सर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं घूम घाम के ये आती रहती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आती हैं और कई बार जो है कंफ्यूज करती थी, लोगों को याद नहीं होती थी। तो ये आती रहती है। आप चाहें तो इन सारी रिट को भी आप याद कर लीजिए, जैसे मौलिक अधिकार याद किए इसी प्रकार से ये 5 रिट आप याद कर लीजिए, और बड़े काम की चीज़ हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे, उसके अलावा भी अगर हम थोड़ा सा ये विचार करें गहराई से कि मान लीजिए कभी किसी को अपने मौलिक अधिकारों के को लागू करवाने के लिए अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वहाँ भी ये काम आ सकती हैं। क्लियर? अब हम आगे, इसमें रिट निकालने की शक्ति है और दंडित करने की भी शक्ति है। तो आर्टिकल आज हम लोग, अच्छा इसके अलावा अगर कोई कानूनी कोई अधिकार है, मौलिक अधिकार के अलावा कोई कानूनी अधिकार है, उसके संबंध में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट निकाल सकता है। तो आज हमारी जो चर्चा है
वो हम यहीं तक रखेंगे। हमने संविधान के अनुच्छेद 208 से आरंभ किया था और 226 तक हम लोग आए। तो 208 से 26 तक का मतलब है 19 आर्टिकल हमने आज कंप्लीट किए। हमारा जो टारगेट रहता है वो हमेशा रहता है कि 10 से 12 या 10 से 15 आर्टिकल डेली करने का, लेकिन आज कुछ आर्टिकल छोटे थे, कुछ अनुच्छेद छोटे थे, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो कुल मिलाकर के 19 आर्टिकल हमने किए और संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? 226 तक। 226 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बहुत लंबा नहीं बचा है संविधान। अब हमने 50% से ज़्यादा काम कर लिया है। बाकी 50% का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अनुच्छेद बहुत छोटे छोटे भी हैं, एक एक लाइन के, सूचनात्मक और सिंपल जानकारी के। क्लियर? जैसा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको जो हटाने की प्रक्रिया है, सेम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। आधार वही है, सिद्ध कदाचार। अगर सिद्ध कदाचार का आरोप है या उसके ऊपर असमर्थता, इनकॉम्पिटेंसी का आरोप है, दो चीज़ों को बेस बनाया जाएगा। और राज्यसभा और लोकसभा उसको हटाएंगे। वहीं सदन में प्रस्ताव आएगा बहुमत और 2/3 से, और एक ही सत्र में पारित होगा। और उसके बाद उसको मौका भी दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और उसके बाद जब राष्ट्रपति दस्तखत कर देंगे तब वो अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के वही प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में उनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सेम है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। हाँ, मोबाइल कोर्ट क्या मतलब ये होता है, आगे हम जब लोग लोकल कोर्ट पढ़ेंगे ना, लोकल कोर्ट्स, उसमें देखेंगे मोबाइल कोर्ट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ काफ़ी सारे केस पेंडिंग हैं, तो वहाँ पे जाके अदालतें लगाना शुरू कर दो कि भाई आपके केसेज यहाँ सुने जाएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है महेंद्र राजपूत को रिट निकालने की शक्ति समझ में नहीं आया। महेंद्र जी, मैं आपसे थोड़ा सा कहूँगा कि पुराने जो संविधान पे हमने चर्चाएं की हुई हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय वाला आप लाइव सेशन पूरा देखिए, और उसमें हमने रिट की पूरी चर्चा की है कि रिट क्या होती हैं और रिट क्यों निकाली जाती हैं। आप पुराना देखेंगे तो आपका समय बच जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए, और उसके अलावा अब कोई यदि सवाल रहता है तो आप पूछिए। और आज की जो चर्चा है 8:50, लगभग 1 घंटे 20 मिनट हम लोगों ने संविधान पे चर्चा की है। और उसके बाद आगे हम लोग कविता की ओर जाएंगे। उससे पहले कुछ सवाल यदि आपके हैं, जैसे दिनेश श्वेता सिंह का सवाल आया, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 123, इफ एनी ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट लाइक यस्टरडे ऑर्डिनेंस, डू इट नीड्स टू बी डिबेट इन पार्लियामेंट इन 6 months और दिस इज द फाइनल ऑर्डिनेंस। तो इसमें क्या होता है कि दिनेश जी, अभी तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि हाउस नहीं चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब सदन की जब सत्र शुरू हो जाएगा, तो सदन के सत्र की शुरुआत से 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पास कराना होगा। 42 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस को पास कराना होगा। और ऑर्डिनेंस अगर 42 दिन में सदनों ने उसको अपनी सहमति नहीं दी, तो वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। लोधी पी के प्रेमी का कहना है कि स्टडी लीव के दौरान वेतन मिलता है। कुछ नियम ऐसे हैं सरकारी जिसमें स्टडी लीव के लिए वेतन मिलता है, और बहुत सारे मामलों में, अधिकांश मामलों में वेतन नहीं मिलता। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी 1.5 घंटे की चर्चा के बावजूद भी 160 लोग आप चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था कि संविधान को भी हम कथा बना दें, हम इस तरीके से पढ़ें कि संविधान को भी एक अमृत कथा बना दें और हर व्यक्ति को इसमें रस और आनंद आए। इसको भी लोग उसी तरीके से, उसी चाप से पढ़ें और समझें। जैसे महेंद्र लोधी ने कहा कि सरकारी अधिवक्ता होना जरूरी नहीं। महेंद्र जी, सरकारी अधिवक्ता होना जरूरी नहीं है। 10 साल तक अगर हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता रहा है, उसने प्रैक्टिस की है, तो वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। आवश्यक नहीं है वो सरकारी अधिवक्ता हो। क्लियर? बिल्कुल। कॉलेजियम का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों को बना करके एक छोटा सा एक ग्रुप होता है, जो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके संबंध में लोगों की सिफारिश करता है कि इनको हमने स्क्रीनिंग की हुई है, इनको बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय दूसरे प्रदेश के न्यायालय के लिए नजीर बन सकते हैं। बिल्कुल, कॉलेजियम मैंने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल।
आज हम देखते हैं किसका लकी ड्रॉ में नाम निकलता है, किसकी कविता आती है हमारे बीच में। बहुत सारी कविताएं आई हुई हैं। आज नारायण पटेल जी की कविता है, डॉक्टर नारायण पटेल कटनी, आज उनकी कविता है। महाअभियोग के लिए राजेश जी प्रताप ने पूछा कि महाअभियोग की इंग्लिश क्या होती है। महाअभियोग के लिए इंग्लिश होती है इम्पीचमेंट। राजीव प्रताप सिंह, महाअभियोग के लिए इंग्लिश है इम्पीचमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता डॉक्टर नारायण पटेल कटनी की, और सबल सिंह नरवरिया जी हैं, उन्होंने मेहगांव भिंड से कविता भेजी है। नेहा बिल्कुल आप भेज दें। अच्छा मनीष, हाँ मनीष, बिल्कुल मनीष। दो कविताएं हम लोग आज ले रहे हैं। एक कविता है भिंड से सबल सिंह नरवरिया, उनकी छोटी सी कविता है, और उसके बाद डॉक्टर नारायण पटेल कटनी मध्य प्रदेश, वहाँ से उन्होंने एक कविता भेजी है। तो दोनों कविताओं का हम लोग आनंद लेंगे आज, और बढ़िया वातावरण है, एकदम शुद्ध, और सुबह सुबह ज्ञान की बातें अगर हों तो पूरा दिन फिर उससे अच्छा निकलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अब कविता के लिए तैयार हो जाएं, और काव्य पाठ हम लोग शुरू करते हैं। जैसा मुझे प्राप्त हुआ है दो लोगों का, सबल सिंह नरवरिया भिंड मेहगांव मध्य प्रदेश से, और डॉक्टर नारायण पटेल कटनी मध्य प्रदेश से। सबसे पहले सबल सिंह नरवरिया भिंड मध्य प्रदेश की कविता, छोटी सी कविता है। कविता क्या है? अनमोल जिंदगी है इसको बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है इसको बचाए राखो, ना प्रेम करो तुम, ना प्रेम कम करो तुम, दूरी बनाए राखो। ये कोरोना के ऊपर ही है। अनमोल जिंदगी है इसको बचाए राखो, ना प्रेम कम करो तुम, दूरी बनाए राखो। डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है उसके संबंध में है। उसके बाद मानो ये बात मेरी, मानो ये बात मेरी, ना आओ भीड़ में तुम, मानो ये बात मेरी, ना आओ भीड़ में तुम, ना भीड़ घर बुलाओ सबको बताए राखो, ना भीड़ घर बुलाओ सबको बताए राखो, अनमोल जिंदगी है इसको बचाए राखो। आगे लाइन है, कहीं से भी घर में आओ, कहीं से भी घर में आओ, साबुन से हाथ धो, कहीं से भी घर में आओ, हाथ साबुन से हाथ धो, न हाथ तुम मिलाओ, न हाथ तुम मिलाओ, रिश्ता निभाए राखो, न हाथ तुम मिलाओ, रिश्ता निभाए राखो, अनमोल जिंदगी है उसको बचाए राखो। आगे है, मन में करो सबूरी, सबूरी मतलब पेशेंस, मन में करो सबूरी, अब मास्क है ज़रूरी। जो लोग मास्क लगा रखे हैं ना, तो मन में करो सबूरी, अब मास्क है ज़रूरी, खुद ये लगाओ कर्फ्यू, ये उपाय बताए राखो, खुद पे लगाओ कर्फ्यू, खुद पे लगाओ कर्फ्यू, ये उपाय बताए राखो। डॉक्टर नारायण पटेल जी का है टाइटल का नाम, वो हम कविता पढ़ेंगे अभी। उसके बाद, जो बढ़ गया कोरोना तो आए सबको रोना, जो बढ़ गया कोरोना तो आए सबको रोना, अज्ञानी कोना कोना मन को मनाए राखो, अज्ञानी कोना कोना मन को मनाए राखो, अनमोल जिंदगी है इसको बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है इसको बचाए राखो। और अगली कविता हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर नारायण पटेल कटनी, उनकी कविता थोड़ी सी बड़ी है, और कविता का शीर्षक है सच का आईना। मुझे लगता है सच का आईना, डॉक्टर नारायण पटेल, यही है आपकी कविता का शीर्षक, सच का आईना। और इसमें उन्होंने 5 जो है
जी बिल्कुल, मुझे इनकी कविता प्राप्त हुई है डॉक्टर नारायण पटेल, कटनी, मध्य प्रदेश से। और ये कविता है सच का आईना। कविता हम लोग आरंभ करते हैं और अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि को विरुद्ध जो है आप लिखते हैं, आपकी मुहिम है। तो क्या कविता लिखी है आपने? इतिहास ने हमें सच का आईना दिखाया, नहीं, इतिहास ने हमें सच का आईना दिखाओ, पाखंड और कल्पित राग न आओ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बुंदेली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखाओ, पाखंड और कल्पित राग न आओ। अमरपाल दीप ने हमें जगाने का बीड़ा उठाओ, बहुमूल्य समय निकालकर अपना जनहितार्थ लगाओ। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखाओ, पाखंड और कल्पित राग न आओ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बुंदेली है, बुंदेली भाषा का इसमें पुट लग रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसी रूप में उसको पढ़ने का। आगे है दूसरा मुक्तक है, आदि मानव से हड़प्पा, पाषाण काल जब आओ। अब तो समझ में आने लग गया मुझे, बुंदेली है ये। आदि मानव से हड़प्पा, पाषाण काल जब आओ, प्रकृति पूजा और पाषाण सबके मन में भाओ। प्रकृति पूजा और पाषाण सबके मन में भाओ। वही देवी, वही देवता, वही भगवान कहलाए। वही देवी, वही देवता, वही भगवान कहलाए। प्रकृति और मानव के बीच कोई देव नहीं आओ। प्रकृति और मानव के बीच कोई देव नहीं आओ। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखाओ। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखाओ। आगे है, वैदिक काल की चरण वंदना, कर चल छम मचायो। ये इतिहास के आईने में है और वो सारी चीज़ें तार्किक और तथ्यात्मक आधार पर डॉक्टर नारायण पटेल ने लिखी हैं। वैदिक काल की चरण वंदना, कर छल छम्य मचाओ, वेद कथा और काव्य कहानी की कल्पित भरमार भयो। वेद कथा और काव्य कहानी की कल्पित भरमार भयो। मंदिर बनायो, मूर्ति बनायो, फिर पाषाण पुजायो। मंदिर बनायो, मूर्ति बनायो, फिर पाषाण पुजवायो। मानव जाति सात मार्ग भूल, कल्पित मार्ग अपनायो। मानव जाति सात मार्ग भूल, कल्पित मार्ग अपनायो। वैदिक से गुप्त काल के इतिहास में सारा राज समायो। वैदिक से गुप्त काल के इतिहास में सारा राज समायो। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखायो, पाखंड और कल्पित राग न आयो। राजा हुए, महाराजा हुए, अपने ही राग में समायो। राजा हुए, महाराजा हुए, अपने ही राग में समायो। पाखंड की चरम सीमा को कोई न समझ पायो। राजा हुए, महाराज हुए, अपने ही राग में समायो। पाखंड की चरम सीमा को कोई नहीं समझ पायो। हवन करायो, यज्ञ करायो, हवन करायो, यज्ञ करायो, और नर पशु बलि चढ़ायो। हवन करायो, यज्ञ करायो, और नर पशु बलि चढ़ायो। धरती रोती मानव रोता, धरती रोती मानव रोता, और कल्पित गुलशन खिलायो। धरती रोती मानव रोता, और कल्पित गुलशन खिलायो। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखायो। इतिहास ने हमें सच का आईना दिखायो। पाखंड और कल्पित राग ने आयो। उसके बाद अंतिम मुक्तक है, महावीर और बुद्ध के रूप में फिर दीप जगमगायो। महावीर और बुद्ध के रूप में फिर दीप जगमगायो। प्रकृति जनमानस हितार्थ अपना पूरा जीवन लगायो। प्रकृति जनमानस हितार्थ अपना पूरा जीवन लगायो। पाखंड के खंड खंड कर भ्रम जल को हटायो। पाखंड को खंड खंड कर भ्रम जाल को हटायो। सत्य समर्पण के प्रभाव से भारत भूमि बुद्ध कहलायो। सत्य और समर्पण के भाव से
भारत भूमि बुद्ध भूमि कहलायो, इतिहास ने हमें सच का आईना दिखायो, पाखंड और कर्म कल्पित राग न आयो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं डॉक्टर नारायण पटेल। आपने इतने सुंदर शब्दों में इतिहास का आईना हमारे सामने रखा और सारी बातें तार्किक और तथ्यपरक आपने रखी। पुनः मैं आपकी इस लेखनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी लोग इसी प्रकार से लिखते रहिए, अपने लेखन, अपने काव्य, अपनी अभिव्यक्ति में भेजते रहिए। आज की इस जो हमारा लाइव सेशन है इस लाइव सेशन को हम लोग यहाँ विराम देंगे और शाम को हम लोग इतिहास पर अपनी चर्चा में मिलेंगे। गुप्त काल के बाद का जो भारत का इतिहास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती समय इस परिचर्चा के लिए दिया और संविधान के कई सारे आयामों पर हमने चर्चा की। आप सब लोग पढ़ते रहिए और आज का टास्क आपका यही है कि कल भारत सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसमें 4 ही 5 पॉइंट हैं। 15 मिनट आपको लगेंगी, 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग सरकार का कल का अध्यादेश पढ़िए और अध्यादेश के अलावा संविधान में जो प्रावधान है जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आप लोग वो प्रावधान भी देख लीजिए तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, आप सब लोग इस पर चर्चा में जुड़े, इंटरेक्टिव बनाया, प्रश्न आपने पूछे और कई सारे डाउट आपने रखे। इस इंटरेक्टिव और फ्रूटफुल एक ऐसा सेशन जिसमें हम लोग, लगता नहीं है कि हम लोग इतना दूर बैठे हुए हैं, सबको ये लगता है कि हम लोग सभी लोग एक ही हॉल में या एक ही किसी पार्क में बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके इंटरेक्टिव संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से सामने आमने बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार। हरिचरण फौजी का ये कहना है कि ये अध्यादेश कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट पे आप डालिए, आपको अभी मिल जाएगा। 4 ही लाइन है बस, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। तो पुनः अब समय हुआ है सुबह 9:04 और अब दूसरे जिस कार्य के लिए हम लोगों की ड्यूटी है वो कार्य करने हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से इजाज़त कि आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।